हेलो गाइज, आप सभी को नमस्कार। आई एम महिपाल सर। देखो प्यारे गाइज, आज हम स्टार्ट करते हैं पूर्ण संख्याएं। ये लेसन जो है हमारा लेसन नंबर 2 है। लेसन नंबर 2 एक कक्षा 6 का लेसन नंबर 2 है। लेकिन ये जो ज्ञान होता है प्यारे गाइज, प्यारे छात्रों, ये सबके लिए बड़ा इम्पोर्टेंट होता है, चाहे वो किसी भी क्लास का स्टूडेंट हो। अब देखिए, ये स्टार्ट करते हैं पूर्ण संख्याएं। अब पूर्ण संख्याओं के बारे में पहले जानकारी थोड़ी सी प्राप्त करते हैं, फिर हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे। देखो, जब अगर मान लो हमारे पास नंबर है 1, 2, 3, 4, 5, ऐसे नंबर दिए हुए हैं, तो ये सभी नंबर जो है, सभी नंबर प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। ये सभी जो है, सभी प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। लेकिन अगर मान लो इसमें हम जीरो को शामिल कर लें तो फिर कहलाती है पूर्ण संख्याएं। जो संख्याएं जो हमारे पास प्राकृतिक संख्या, अगर उसमें जीरो को शामिल कर दें, 0, 1, 2, 3, 4, तो फिर ये हमारी कहलाती हैं पूर्ण संख्याएं। तो आज हम जो है इसी के बारे में अध्ययन करेंगे। यही हमारा लेसन है, पूर्ण संख्याएं, अर्थात संख्याओं से पहले आने वाली संख्याएं, संख्याओं के बाद आने वाली संख्याएं, संख्या के दाईं ओर, संख्या के बाईं ओर। अब देखिए, जैसे मान लो कोई संख्या रेखा है आपके पास, आपको याद रखना है। एक वीडियो है हमारी इंटीजर के नाम से है, उसमें हमने इसमें सब कुछ समझाया हुआ है। थोड़ी सी टॉपिक पर नज़र डालते हैं। जैसे मान लो हमारे पास ये कोई लाइन है, इस लाइन पे ये हमारा 0, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे नंबर है हमारे डले हुए इस पे। तो इस नंबर लाइन को आप ध्यान से देखिए कि इस नंबर लाइन में 0 से स्टार्ट, इसलिए इस क्या है, हमारी पूर्ण संख्याएं हैं। तो जैसे मान लें 0 छोटा है, इससे बड़ा आपका 1 है, 1 से बड़ा आपका 2 है, 2 से बड़ा 3 है। तो बस यही बात ध्यान रखनी कि जो बड़ी संख्या होगी वो हमेशा दाईं ओर होती है। जैसे मान लो 3 नंबर जो है हमारा बड़ा है कैसे 2 से, तो 3 जो है वो 2 के किधर है, दाईं ओर है। बस दाएं और बाएं को ध्यान रखना। दाएं ओर है, यानी कि आपको ध्यान रखना कि जो नंबर बड़ा होगा वो हमेशा दाईं ओर होगा। बस यही ध्यान रखना। एक चीज़ याद रखो, जब आपके एक चीज़ पक्की याद है तो सभी चीज़ें आपके याद हो जाएंगी। अर्थात जो नंबर बड़ा है, एक बार फिर मैं आपको बता देता हूँ कि जो नंबर बड़ा है संख्या रेखा पे, वो नंबर दाईं ओर है, और छोटा नंबर जो है वो बाईं ओर है। तो ये पूर्ण संख्या थी, और ये आपके पास संख्या दाईं ओर और बाईं ओर है। अब इसी क्रम में स्टार्ट करते हैं हम अपनी एक्सरसाइज नंबर 2.1। एक्सरसाइज शुरू करते हैं 2.1। अब देखो 2.1 एक्सरसाइज में जो है, इसमें एक छोटा सा टॉपिक और दिया हुआ है जिसका नाम है पूर्ववर्ती और अनुवर्ती। एक टॉपिक का नाम दिया हुआ है पूर्ववर्ती। पूर्ववर्ती का मतलब है जो संख्या पहले आती है। जैसे कोई संख्या आपके पास 10 है, तो 10 से पहले जो संख्या होगी वो आपकी पूर्ववर्ती कहलाएगी। जैसे 9 है, कैसे ज्ञात की, आप 10 में से 1 कम कर लो तो आपका 9 आ जाएगा। यानी कि 1 घटाने के बाद जो संख्या बचती है वो आपकी पूर्ववर्ती कहलाती है। और एक होता है अनुवर्ती। अनुवर्ती जो किसी संख्या में 1 जोड़ने के बाद आता है। जैसे मान लो हमारे पास 10 है, भाई 10 के बाद 1 जोड़ दिया तो ये हो गया 11। तो 11 संख्या जो है वो कहलाती है आपकी 10 की अनुवर्ती। और 9 संख्या जो है वो कहलाती है 10 की पूर्ववर्ती। तो ऐसे अनुवर्ती और पूर्ववर्ती ज्ञात करते हैं। एक होता है परवर्ती। देखो, अनुवर्ती का दूसरा नाम परवर्ती भी है, यानी कि जो संख्या बाद में आती है, दूसरा नाम इसका परवर्ती है। याद रखना, कभी एग्जाम में परवर्ती के नाम से पूछ लिया जाता है। परवर्ती यानी कि जो संख्या की संख्या के बाद आती है।
उसे बोलते हैं परवर्ती। अब देखिए, अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। 2.1 एक्सरसाइज का हमारा सवाल नंबर 1 दिया हुआ है। हमारे पास नंबर है 10,999 के बाद अगली 3 संख्या लिखनी है। के बाद अगली 3 प्राकृतिक संख्या लिखनी है। तीन प्राकृतिक संख्या लिखो। देखो, हमें जो है इसके बाद आने वाली 3 प्राकृतिक संख्या लिखनी है। अब बाद आने वाली यानी कि इसके बाद का मतलब होता है परवर्ती, जो बाद की संख्याएं हैं। अब जैसे मान लो इसके बाद की 3 लिखनी है हमने, तो पहले 1 लिखिए, पहली संख्या फर्स्ट 10,999 में आप 1 जोड़िए, तो इसके बाद की पहली संख्या होगी। जब 1 जोड़ते हैं 9 और 1 10, 0, 9 और 1 10, 0, 9 और 1 10, 0, 1 का 1, 1 का 1। तो ये इसके बाद की तुरंत बाद की प्रवर्ती संख्या होगी। अगली संख्या होगी दूसरी संख्या सेकंड संख्या ज्ञात करने के लिए जो संख्या हमारे पास आई 11,000, इसमें आप 1 जोड़ दीजिए, तो यह संख्या बन गई आपके पास 11,001। तीसरी संख्या हमें ज्ञात करनी है। तीसरी संख्या ज्ञात करने के लिए आप 11,001 में 1 जोड़ दो, तो ये हमारी अगली 3 प्राकृतिक संख्या निकल जाएंगी। तो 11,001 में 1 को हम प्लस करते हैं, तो ये हो गया 11,002। तो ये अगली 3 प्राकृतिक संख्या ही होगी, जिन्हें बोलते हैं पूर्ववर्ती, यानी कि बिफोर और आफ्टर। अर्थात 1 से इस संख्या से, आफ्टर इसके तुरंत बाद हमारी ये संख्या आ गई। और जब माइनस करते हैं वो बिफोर होती है, पहली संख्या होती है, तो इसके तुरंत बाद तुरंत पहली संख्या में ज्ञात करनी अगली 3 संख्या, यानी कि इसके बाद की। अब बाद की ज्ञात करने के लिए आप 1 जोड़िए, फिर उसमें 1 जोड़िए, फिर 1 जोड़िए, तो ये संख्या कहलाती है हमारी 10,999 के बाद की अगली 3 प्राकृतिक संख्याएं। अब चलता है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। अब चलता है हमारा प्रश्न नंबर 2। देखो, प्रश्न नंबर 2 में दिया हुआ है 10,001 के ठीक पहले आने वाली 3 संख्या लिखो। इससे ठीक पहले आने वाली हमें जो है 3 संख्या लिखनी है। तीन संख्या लिखो। तो इससे पहले जो है हमें 3 संख्या लिखनी है। इसमें जो है ठीक पहले आने वाली हमें 3 प्राकृतिक संख्या लिखनी है। इससे पिछले प्रश्न में लिखा था बाद की संख्या, इसमें लिखते हैं ठीक पहले का मतलब कहलाता है पूर्ववर्ती। तो पहली संख्या फर्स्ट 10,001 में से 1 कम कर लीजिए, -1, तो 1 में से 1 जाकर 0, 0, 0, 0, 1। तो ये जो है आपकी पहली संख्या आ गई। दूसरी संख्या, अब इसमें से आप 1 और कम कर लीजिए, 10,000 - 1, घटाइए 10 में 1 गया 9, और 9 बच गया, 9 बच गया, 9 बच गया, 9,999 होगी। तो ये आ गई आपकी दूसरी संख्या। अब तीसरी संख्या जो है इसमें से 1 और कम करिए,
9,999 माइनस 1, तो ये हो गया आपके पास 9,998। तो ये नंबर हो गया तीसरा। तो इस प्रकार से जो है हम संख्याओं को लिखते हैं। ठीक पहले आने वाली संख्याएं हैं हमारी। प्रश्न नंबर 3 जो है आपका चलता है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है। प्रश्न नंबर 3 में हमें बताना है सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या में बतानी है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है। देखो सबसे छोटी पूर्ण संख्या जो है इसका आंसर हो गया आपका 0। 0 सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, बाकी सभी संख्या जो इससे बड़ी है। और पर चलता है प्रश्न नंबर हमारा 4। प्रश्न नंबर 4 में दिया हुआ है 32 और 53 के बीच कितनी पूर्ण संख्याएं हैं। 32 व 53 के बीच हमें जो है पूर्ण संख्या लिखनी है। पूर्ण संख्या लिखो। तो 32 और 53 के बीच जो है हमें पूर्ण संख्या लिखनी है कि इसके बीच में कितनी पूर्ण संख्याएं होंगी। अब देखो पूर्ण संख्याएं 32 से शुरू करिए 53 तक लिखिए। देखो आंसर शुरू करते हैं। 32 के बाद आपका 33 आ गया, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 और इसके बीच आता है 53 के। हमें लिखना है 32 और 53 के बीच। तो कितनी संख्याएं हैं गिनती कर लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो 32 और 53 के बीच पूर्ण संख्या कितनी है, 20 आ गई। तो 20 जो है इसका आंसर हो गया। डायरेक्ट ना लिख के आप संख्या लिख लीजिए। संख्या लिखने के बाद में फिर आप उनकी गिनती कर लीजिए, क्योंकि गिनती करने से आपको पता लग जाएगा कि ये संख्याओं की संख्या, इनकी संख्याओं की जो नंबर है वो कितनी है। अब चलता है प्रश्न नंबर आपका 5। प्रश्न नंबर 5 में जो है हमें परवर्ती लिखना है। परवर्ती लिखो। जो नंबर हमारे पास दिया हुआ है हमें इस नंबर का परवर्ती लिखना है। देखिए फर्स्ट नंबर हमारे पास दिया हुआ है, ए में दिया हुआ है हमारे पास 24, 40, 701। हमें जो है इस नंबर का परवर्ती लिखना है। चलो पहले नंबर लिख लेते हैं। ये ए है, दूसरा बी दिया हुआ है 100, 199, तीसरा सी दिया हुआ है 10, 99, 999, डी दिया हुआ है 23, 45, 670। तो हमें जो है इन सब का परवर्ती लिखना है। परवर्ती का मतलब है जो संख्या किसी संख्या के एक तुरंत बाद आती है, यानी कि इसके तुरंत बाद। परवर्ती ज्ञात करने के लिए
हमें क्या करना है, इन सब में एक जोड़ना है। तो पहली संख्या का आपका कितना हो गया 24, 40, 701 में आप एक प्लस कर दीजिए, तो ये इसका परवर्ती कहलाएगा। 24, 40 ये हो गया 702। ऐसे ही है आपके पास 100, 199 में आप एक प्लस करिए तो इसका परवर्ती निकल जाएगा। देखो 9 और 1 10, 9 और 1 10 की 0, 1 और 1 2, ये हो गया 200 और ये रह गया आपका 100। तो 100, 200 यानी कि ये इसका परवर्ती आ गया, इसके तुरंत बाद की संख्या आ गई, क्योंकि हमें परवर्ती निकालना है। अब देखिए सी में ये आपके पास है 10, 9 9 9 9 और 9, +1 करिए। अब देखो जब +1 करेंगे तो 9 में एक जुड़ गया 10, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये भी, क्योंकि एक जुड़ता चला गया। 9 में एक जोड़ेंगे 10, फिर हासिल हो गया आपके पास 9 में एक जोड़ेंगे 10, फिर 10, तो ये हो गया आपके पास 0 0 0 0। देखो 1 2 3 4 5 0 हो गया आपके पास, और फिर आपका आ गया 1 और 1। तो ये प्लस करने के बाद आ गया देखो 9 और 1 10 की 0, 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 9 और 1 10 जो का तो आ गया, क्योंकि अगर 1 0 है, 0 में 1 जोड़ का 1 हो गया, और 1 का 1, ये इसका परवर्ती हो गया। अब ये नंबर डी दिया हुआ है, तो को परवर्ती ज्ञात करने के लिए हमें एक जोड़ना है। ये आ गया आपके पास 23, 45, 670। हमें जो है इसका परवर्ती लिखना है, तो इसमें आप एक प्लस करिए, तो ये हो गया 23, 45, 671। 23, 45, 671 की एक जुड़ गया, तो ये कहलाते हैं इनके परवर्ती। तो इस तरीके से हम निकालते हैं परवर्ती। अब चलता है हमारा प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर चलता है हमारा 6। प्रश्न नंबर 6 में हमें क्या याद करना है, पूर्ववर्ती लिखो। प्रश्न नंबर 6 में लिखना है हमें पूर्ववर्ती। पूर्ववर्ती लिखो, अर्थात जो संख्या आपके पास पहले आ रही हमें वो संख्या लिखनी है, इसका पूर्ववर्ती। तो पूर्ववर्ती लिखने के लिए हमें क्या करना है, संख्या से एक घटाना है। चलो पहले मैं नंबर लिख देता हूँ। ए दिया हुआ है आपके पास 94, बी दिया हुआ है 10,000, सी दिया हुआ है 20, 80 और 90, और डी आपके पास दिया हुआ है 76, 54, 321। तो हमें जो है इन संख्याओं का लिखना है पूर्ववर्ती। पूर्ववर्ती यानी कि जो संख्या पहले आती है बिफोर, इसका पहला लिखना है, पूर्ववर्ती लिखना है। तो पूर्ववर्ती ज्ञात करने के लिए हमें इन संख्याओं में से एक घटाना है, एक को सब्ट्रैक्ट करना है। अब देखिए जैसे 94 है, -1 करिए, तो इसका पूर्ववर्ती जो है वो आ गया आपके पास 93, 93। जैसे संख्या ये आपके पास 10,000 है, पूर्ववर्ती करने के लिए एक घटाइए, तो ये बच गया आपके पास 9,999, क्योंकि 10 में से एक जाएगा 9, बाकी 9 ही बचते चले गए लास्ट तक। अब जैसी ये संख्या दे रखी है हमारे पास 20, 80 और 90, हमें जो है इस संख्या का पूर्ववर्ती ज्ञात करना। तो पूर्ववर्ती में -1 करिए, देखो 9 में डालेंगे 10, 10 में तो 1 गया 9, यहाँ बच गया आपका 8, 89, आगे 0, 8, 0, 2। अगली संख्या आपकी सेम टू सेम आ गई। अब देखिए था आपका सी, अब चलता है आपका डी। डी में भी घटाइए,
ये 76, 54, 321। तो -1 करिए क्योंकि हमें निकालना है पूर्ववर्ती। तो घटाते हैं। देखो 1 मत 1 जाकर 1 0, 2 का 2, 3 का 3, 4, 5, 6 और 7। तो ये संख्या इस तरीके से जो है हम निकालते हैं पूर्ववर्ती। तो पूर्ववर्ती संख्या ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना है, 1 घटाना है। परवर्ती या अनुवर्ती ज्ञात करने के लिए हमें 1 जोड़ना है। तो ऐसे हम पूर्ववर्ती और परवर्ती ज्ञात करते हैं। अब ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 6 और 7। अब ये चलता है हमारा प्रश्न नंबर 7। देखिए प्रश्न नंबर 7 दिया हुआ है, प्रश्न को ध्यान से समझिए। संख्या रेखा पर कौन सी पूर्ण संख्या अन्य संख्या के बाईं ओर है। तो हमें जो है देखो संख्या रेखा के हिसाब से बताना है कि कौन सी संख्या बाईं ओर है, कौन सी संख्या दाईं ओर है। और फिर इनके बीच में जो है हमने छोटे और बड़े का निशान भी लगाना है, लेस देन ग्रेटर देन का चिन्ह भी लगाना है। हमें बताना है कौन संख्या दूसरी संख्या के बाईं ओर है। तो जैसे नंबर 1 दिया हुआ है इसका ए पार्ट। ए पार्ट में संख्या लिखी हुई है 530 और 503। ये दो संख्या लिखी हुई है। तो इन दोनों संख्याओं में हमें बताना है कौन संख्या दूसरी संख्या के बाईं ओर है। अब देखो हमने अभी जो है प्रश्न शुरू करने से पहले आपको समझाया था कि जो संख्या बड़ी होगी वो दाईं ओर होगी, जो संख्या छोटी है वो बाईं ओर है। यानी कि आंसर आपका क्या हुआ, 503 जो है वो 530 के बाईं ओर है। तो बाईं ओर संख्या जो है वो हमेशा छोटी होगी। बाईं ओर है तो निशान क्या लगता है इसका, 503 जो है ये छोटा है और 530 जो है ये बड़ा है। अर्थात छोटी संख्या जो है वो बाईं ओर होती है, बड़ी संख्या जो है वो दाईं ओर होती है। अब ये था इसका फर्स्ट पार्ट। अब चलता है इसका बी पार्ट। देखो बी में दिया हुआ है 370 और 307। तो आप प्रश्न को देखने के साथ साथ समझिए कि 307 यानी कि आंसर क्या हुआ इसका, 307 370 के बाईं ओर है। तो ये हो गया आपके पास। तो 307 जो है वो छोटा है तो बाईं ओर है, छोटी है 370 जो है बड़ा है वो दाईं ओर है। तो ऐसे हम इसको बाईं ओर दाईं ओर लिखते हैं। अब चलता है आपका सी पार्ट। देखो सी पार्ट में दिया हुआ है 98, 765 और दूसरी संख्या दे रखी 56, 789। अब देखो इसे पहचानिए कि ये संख्या हमारी छोटी है और ये संख्या हमारी बड़ी है। तो छोटी संख्या बाईं ओर होगी तो क्या लिखेंगे आंसर में, 56, 789 वो जो है 98, 765 के किधर है, बाईं ओर है, बाईं ओर है। तो निशान आपका आ गया 56, 789 संख्या आपकी छोटी है और 98, 765 संख्या आपकी बड़ी है, क्योंकि छोटी संख्या बाईं ओर होगी, बड़ी संख्या दाईं ओर होगी। अब चलता है इसका डी पार्ट। डी में दिया हुआ है 98, 30 संख्या पहली संख्या दे रखी है आपके पास 98,
30 415 और दूरी दे रखी संख्या आपके पास 100 23 001। अब देखो 3 और 2 5 और 2 7 अंक इसमें है, 3 और 2 5 और 2 7 अंक इसमें है, लेकिन बड़ी कौन सी है हमें ये देखना है। अब ये है, देखो शुरू में आपके पास 100 है, 1 है, और यहाँ शुरू में आपका 9 है, तो इसका मतलब ये संख्या आपकी बड़ी होगी, ये संख्या आपकी छोटी है। देखो इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़िया है 1 करोड़, और यह इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, ये है 98 लाख। इसका मतलब ये छोटी होगी भाई, तो उल्टा हो गया। चेक करो, 3 और 2 5 और 2 7, 3 और 2 5 और 2 7 और 8, इसमें 8 अंक हैं। तो देखो ऐसे मिस्टेक हो जाती है। तो प्यारे गाइज इसमें 8 अंक है, तो ये संख्या हमारी बड़ी होगी, ये संख्या हमारी छोटी होगी। तो ये प्रश्न क्या आंसर क्या हमारे पास 98,30,415 जो है वो 1,23,001 के बाईं ओर है, क्योंकि वो संख्या छोटी है, बाईं ओर है। तो निशान आपका हो गया 98,30,415 जो है संख्या ये छोटी है, और ये संख्या आपकी बड़ी है 100,23,001। तो ऐसे जो है हम बाईं ओर दाईं ओर की संख्या का पता लगाते हैं। तो आपको हमेशा इस बात को ध्यान रखना है कि जो संख्या छोटी होगी वो संख्या बाईं ओर होगी, जो संख्या बड़ी होगी वो संख्या दाईं ओर होगी। अब चलता है आपका प्रश्न नंबर 8। अब चलता है प्रश्न नंबर 8। देखिए स्टार्ट होता है प्रश्न नंबर हमारा 8। अब प्रश्न नंबर 8 में हमें बताना है सत्य और असत्य, कौन सा सत्य है और कौन सा असत्य है, ये हमें प्रश्न नंबर 8 में बताना है। अब देखो ध्यान से समझिए, इसका नंबर ए में दिया हुआ है शून्य सबसे छोटी प्राकृत संख्या है। शून्य सबसे छोटी प्राकृत संख्या है, देखो ये बताना है। अब देखो शुरू में जब अभ्यास स्टार्ट करी तब हमने बताया था आपको कि शून्य जो है वो क्या है, प्राकृत संख्या नहीं होकर बल्कि एक पूर्ण संख्या के अंतर्गत आती है। तो इसलिए ये कथन हमारा क्या हुआ, क्योंकि ये शून्य जो है प्राकृतिक संख्या नहीं है, शून्य एक पूर्ण संख्या के अंतर्गत आती है, तो ये कथन जो हमारा हुआ वो हो गया असत्य। तो ऐसे जो है हमें सत्य और असत्य बताना है। बी पार्ट है इसका, चार सौ संख्या 399 का पूर्ववर्ती है। तो देखिए 400 जो है 399 का पूर्ववर्ती है, ये बात तो सत्य है, क्योंकि 399 पूर्ववर्ती, 400 जो है 399 का पूर्ववर्ती है, ये बताना है हमें। देखो 399 का पूर्ववर्ती निकाल कर देख लो, सत्य सत्य का पता लग जाएगा। 399 का पूर्ववर्ती का मतलब -1 करिए तो ये आता है 398। तो इसका मतलब तो ये कथन क्या हुआ, असत्य, क्योंकि पूर्ववर्ती तो 398 है और जबकि दिया हुआ है क्या 400, तो इसलिए कथन क्या हुआ हमारा, असत्य हुआ। अब चलता है नंबर सी पार्ट। सी में बताना है शून्य सबसे छोटी पूर्ण संख्या है।
शून्य सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। ये तो बात हमारी सत्य है, क्योंकि पहले ही स्टार्टिंग में हमने बताया था कि शून्य को अगर प्राकृतिक संख्याओं में जोड़ा जाए तो ये पूर्ण संख्या बन जाती है। तो इसलिए ये कथन क्या हुआ हमारा, ये कथन हमारा सत्य है, क्योंकि शून्य जो है सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। अब चलता है इसका डी पार्ट। अब देखिए सी, ये हमारा था सी पार्ट, शून्य सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, ये बात सत्य है। डी पार्ट हमारा है 600। संख्या 599 का परवर्ती है। परवर्ती का मतलब है बाद में आने वाली संख्या। देखो 599 में अगर हम एक जोड़ दें तो वो बन जाएगी परवर्ती। तो 9 और 1 10, 9 और 1 10, 5 और 1 6, तो आपकी 600 आ गई। तो इसका मतलब ये कथन हमारा क्या है, सत्य कथन है। ये चलता है सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं। देखो ध्यान से समझिए, सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं। जो प्राकृत संख्या जैसे 1 2 3 4 वे सभी पूर्ण संख्याएं हैं, ये बात तो सत्य है। और अगले में सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या, ये बात देखिए क्या है। सबको ध्यान दीजिए, सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं, ये बात तो सत्य है, क्योंकि प्राकृत संख्याएं 1 से स्टार्ट होती हैं, 1 2 3 4 5 6 सभी पूर्ण संख्या, ये तो सत्य है। लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या हो, ये बात असत्य है। क्यों? क्योंकि पूर्ण संख्याएं 0 से शुरू होती हैं और प्राकृत संख्याएं 1 से शुरू होती हैं। इसलिए सभी पूर्ण संख्या जो है वो प्राकृत संख्याएं नहीं हो सकती। इसलिए ये क्या हो गया, आपका असत्य हो गया। तो ये आपका हो गया असत्य। अब देखिए जैसे दिया हुआ जी पार्ट, 2 अंकों की पूर्ण संख्या का पूर्ववर्ती 1 अंक की संख्या कभी नहीं हो सकती। क्यों भाई, प्रश्न को ध्यान से समझो। 2 अंकों की पूर्ण संख्या है, मान लो कोई जैसे 10 ही है, और उसका पूर्ववर्ती निकालना है तो 1 घटा लीजिए, तो ये बची आपके पास 9। इसमें लिखा हुआ है कि 1 अंक की संख्या कभी नहीं हो सकती, जबकि ये तो आ गई 1 अंक की संख्या, और जबकि इसमें लिखा हुआ है कभी नहीं हो सकती। तो इसका मतलब ये कथन आपका क्या है, ये कथन जो इनका है वो असत्य है, क्योंकि ये तो हो। देखो 10 में 1 जाकर 9, 1 अंक की संख्या बच गई। ऐसे दिया हुआ है 1 सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। देखो पूर्ण संख्या जो है वो 0 से शुरू होती है, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या जो है वो 0 है, इसलिए 1 सबसे छोटी पूर्ण संख्या नहीं है। इसलिए ये कथन आपका असत्य है। तो ऐसे जो है हम इनको सत्य और असत्य लिखते हैं। अब देखिए आपके पास दिया हुआ है आई, प्राकृत संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता है। अब प्राकृत संख्या 1 का, देखो 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता है, इस बात को समझिए। 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता है। अब 1 का पूर्ववर्ती अगर 0 हो गया तो वो पूर्ण संख्या हो जाएगी। इसलिए ये बात क्या है, ये बात सत्य है कि 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता अगर ये प्राकृत संख्या है। अब जैसे अगला दिया हुआ है पूर्ण संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता है। अब पूर्ण संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती, अब देखो पूर्ण संख्या तो 0 से स्टार्ट होती है, तो 1 से पहले 0 भी आवे, इसलिए ये बात जो है ये बात असत्य है। अब देखिए 13 जो है संख्या 11 और 12 के बीच है, बताओ है क्या। 13 जो है 11 और 12 के बीच है तो नहीं, क्योंकि 12 के बाद आती है, इसलिए कथन आपका क्या हुआ, असत्य है। यानी कि ये स्टेटमेंट जो है आपका वो फॉल्स है। 0 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता। देखिए 0 एक पूर्ण संख्या है, इसका कोई पूर्ववर्ती नहीं होता, कि पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है, उसके बाद तो माइनस की संख्या होती है। तो पूर्ण संख्या 0 है, इसका कोई पूर्ववर्ती नहीं होता है, ये बात आपकी क्या है, सत्य है।
नेक्स्ट है दो अंकों की संख्या का परवर्ती सदैव दो अंकों की संख्या होती है। ये बात बतानी है सत्य है या असत्य है। देखो दिया हुआ है दो अंकों की संख्या का परवर्ती सदैव दो अंकों की संख्या होती है। ये बात हमें बतानी। देखो दो अंकों की संख्या सदैव तो हो नहीं सकता, क्यों? क्योंकि सबसे छोटी दो अंकों की संख्या देखो 10 है। इसका परवर्ती एक जोड़ेंगे तो 11 दो अंकों की संख्या होगी। अब बढ़िया के जैसे 99 है। अब अगर इसका परवर्ती ज्ञात करना हो तो इसका परवर्ती दो अंकों की संख्या नहीं आती, इसका परवर्ती आता है 3 अंकों की संख्या 100 आता है। तो इसलिए क्या है यो कथन असत्य है। तो इस तरीके से जो है हमें ये सत्य और असत्य बताने हैं। तो प्यारे गाइज ये अभ्यास जो होती है हमारी 2.1 यहाँ पे फिनिश होती है, समाप्त होती है। अब हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 2.2। ये एक्सरसाइज शुरू होती है हमारी एक्सरसाइज 2.2। अब देखिए इस एक्सरसाइज में जो है शुरू करते हैं हम। पहला सवाल नंबर 1 ये दिया आपके पास ए पार्ट, आपको योग ज्ञात करना है। 837 प्लस 208 प्लस 363। अब देखो हमें योग ज्ञात करना है तो क्रम लगा दो, कोई सा क्रम लगा दो प्यारे गाइस, प्यारे छात्रों। ये आपके लिए है, आप सीधा कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप पहले इन दोनों को जोड़ लीजिए या इन दोनों को जोड़ लीजिए, चाहे इन दोनों को जोड़ लीजिए। हमें जो है इसका योग ज्ञात करना है। तो आप जो है इस नंबर को ऐसे लिख लीजिए 837 प्लस 363, दोनों को जोड़ लो पहले। 7 और 3 10, 6 और 3 9 और 1 10, 8 और 3 11 और 1 12। अब इसमें जो है अगली संख्या जोड़िए 208। तो ये हो गया आपके पास 8 0 2 और 2 4 1 का 1। तो ये आपका आंसर हो गया। अब देखिए इसका बी पार्ट। बी पार्ट में दिया हुआ है 1962 प्लस 453 प्लस 1538 प्लस 647। देखो ये नंबर दिया हुआ है, हमें इस नंबर को ऐड करना है। तो पहले छोटी संख्या ऐड कर लीजिए, पहले इन दोनों को ऐड कर लीजिए। देखो 453 प्लस 647 जोड़िए 7 और 3 10, 4 5 9 और 1 10, 6 4 10 और 1 11। अब ये बड़ी बड़ी संख्या जोड़िए 1962 और 1538। इन दोनों को जोड़िए तो ये हो गया 8 और 2 10, 6 और 3 9 और 1 10, 9 और 5 14 और 1 15, 1 और 1 2 और 1 3। अब देखो कोई ऐसे जोड़ते हैं, छोटी छोटी संख्या जोड़ लीजिए फिर बड़ी जोड़ लीजिए। अब इसमें जो है दोनों के आंसर जोड़ लीजिए, ये आंसर इसके नीचे रख कर जोड़ लीजिए प्लस। तो आपका मेन आंसर हो गया 0 0 5 और 1 6 3 और 1 4। तो ये आपका जो है इस प्रश्न का मेन आंसर हो गया। ये था आपका प्रश्न नंबर 1। अब चलता है आपका प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में जो है हमने गुणा करनी है। गुणा कीजिए, गुणा करो। उपयुक्त क्रम लगाकर गुणा करनी है। उपयुक्त क्रम लगाकर गुणा करनी है। देखिए समझिए ध्यान से कि आपको जो है तरीका वो अपनाना है जो छोटा हो और आसान हो। बस वही आपका एक अच्छा क्रम बन जाता है, उपयुक्त क्रम बन जाता है। जैसे ए दिया हुआ है 2 गुणा 1768 और गुणा 50।
अब देखो, जो जिधर को आसानी पड़ती है उधर से गुणा करिए, वही क्रम बन जाता है। 50 की 2 से गुणा करिए, 50 गुणा 2 बराबर ये हो गया 100। अब देखो 100 वाली संख्या नहीं कि 0 वाली संख्या गुणा करना बिल्कुल आसान है। 1768 की गुणा जो है वो 100 से करिए। अब देखो ये आपके लिए बड़ा आसानी है, बड़ा आसान तरीका है कि आप पहले छोटी संख्या की क्रम यही होता है कि छोटी संख्या की गुणा करिए तो 0 आ गया, 100 आ गया। अब जब 100 की इससे गुणा करते हैं तो गुणा में कोई दिक्कत नहीं है, 2 जीरो बढ़ा लीजिए, बस 1 की गुणा कर लीजिए 1768 और 2 जीरो बढ़ा दीजिए, डायरेक्ट गुणा कर लीजिए, बड़ी गुणा ना करके बस शून्य वाली संख्या की गुणा सीखिए। जितने शून्य हो उतने शून्य लगा दीजिए, नंबर की गुणा नंबर से कर दीजिए। ये था आपका ए पार्ट। अब है आपका बी पार्ट। देखो बी में दिया हुआ है 4 गुणा 166, 4 गुणा 166 और गुणा दिया हुआ है 25। अब देखिए बिल्कुल सिंपल तरीका अपनाइए। सबसे पहले जो है 25 की मल्टीप्लाई कीजिए 4 से। 25 की मल्टीप्लाई जो है 4 से करते हैं तो 25 गुणा 4 बराबर ये हो गया 100। अब देखो 100 वाली संख्या गुणा करना आसान है। 166 गुणा करिए 100 से, तो ये आ गया आपके पास, 2 जीरो बढ़ा लीजिए बस। 166 की गुणा करिए 1 से और 2 जीरो बढ़ा लीजिए। आप ऊपर नीचे लिख कर गुणा मत कीजिए, जीरो वाली संख्या की गुणा सीखिए। जीरो वाली संख्या में जो है जितनी जीरो उतनी जीरो लगा दीजिए, बचा एक, एक की गुणा करके लिख दीजिए। तो ये आपका आंसर हो गया। तो ये था आपका बी पार्ट। अब चलता है आपका सी पार्ट। देखो सी में दिया हुआ है 8 गुणा है 291 और गुणा 125। तो सीधा सिंपल ही तरीका है। सबसे पहले जो है, जो आपके पास 125 की 8 से गुणा करिए, 125 और गुणा 8। देखो 8 पंजे 40, 8 दूनी 16, 4 20, 2 8 का 8 और 2 10। तो यह जीरो वाली संख्या आगे गुणा करके, अब 291 की जो है आप गुणा करिए 1000 से। जैसे हमने आपको बताया, जितनी जीरो उतनी जीरो लगा दीजिए, बचा एक, एक की गुणा करते हैं तो ये आपका आ गया 291 जो का तो आ गया। तो ऐसे जो है जीरो वाली संख्या की जो है मल्टीप्लाई करते हैं, गुणा करते हैं। अब देखिए इसका डी पार्ट। डी पार्ट दिया हुआ है 625 और गुणा 279 और गुणा 16, ये दिया हुआ है 625 गुणा 279 गुणा 16। अब देखिए छोटी छोटी गुणा चेक करिए। सबसे पहले 625 की 16 से गुणा करिए, क्योंकि जिधर जीरो आती है उधर वाली संख्या गुणा कीजिए। 16 से गुणा करिए, 16 का पारा पढ़ो, 16 पंजे 80, 8 16 दूनी 32, 32 और 8 40, 4 16 चिकन 96 4 देखो 100। तो ये 10,000 होगी गुणा, क्योंकि सबसे पहले आप गुणा उधर कीजिए जो जीरो वाली संख्या आ जा, फिर ये आसान हो जाएगा। उसके बाद में जो है 269 की गुणा करनी है हमें, 279 है ये, सॉरी 279, इसकी गुणा करनी है 10,000 से। अब जीरो वाली संख्या से मल्टीप्लाई करना आसान होगा, उतनी जीरो लगा दीजिए, 4 जीरो, और 279 की 1 से गुणा करेंगे तो ये आएगा 279। तो ऐसे जो है इस नंबर की ये गुणा आ गई। ये था इसका डी पार्ट। अब चलता है इसका ई पार्ट। ये है इसका ई पार्ट। ई में दिया हुआ है 285 और गुणा 5
और गुणा 60। अब देखिए जिधर को आसान हो कर लो। पहला गुणा जो है आप कोई सी कर लीजिए, 60 की कर लीजिए 5 से। देखो 60 की 5 285 आपका जो कतु है। जब 60 की 5 से गुणा करेंगे 0, 5 छंग 30, तो ये 300 आ गया। अब देखो 300 में जो है 0 की 300 से गुणा करते हैं, ऊपर नीचे लिख के गुणा कीजिए या डायरेक्ट कर लीजिए। 2 जीरो है तो 2 तो लगा दीजिए 0। अब 3 की गुणा करिए, 3 पंजे 15, 3 अट्ठे 24 और 1 25, 2 3 दून 6 2 8। तो ये आपका आंसर हो गया। जीरो वाली संख्या की गुणा सीख लीजिए, बहुत अच्छा है, बहुत आगे भविष्य में काम आएगी। अब चलता है इसका एफ पार्ट। ये दिया हुआ है 125 गुना 40 गुना 8 और गुना 25। अब देखो सिंपल सिंपल तरीका ढूंढिए। पहले 125 की गुणा जो है हम 40 से करते हैं, तो 25 जीरो, यह आएगा 25 और गुना 40 जीरो, 25 चौका 100, तो यह गुणा आ गया हमारे पास 1000। अब गुणा करते हैं हम 125 की 8 से। देखो 8 पंजे 40, 4 8 2 16, 4 20, 8 का 8 2 10, ये भी गुणा आपकी 1000 आ गई। अब 1000 की गुणा 1000 से कीजिए, बस देखो कितना सिंपल हो गया। एक लिखिए और उसके आगे 3 और 3 6 जीरो लगा दीजिए। तो ये सब संख्याओं की देखो गुणा आ गई, है ना। बिल्कुल आसान। क्रम लगाइए। देखो पहले इससे गुणा करते हैं, फिर आंसर की इससे करते हैं, फिर आंसर की इससे करते हैं, बहुत लंबा हो जाता है। आप गुणा का वो तरीका ढूंढिए जो बिल्कुल सिंपल हो। देखो 25 की 4 से 40 से गुणा करी तो 1000 हो गया। 125 की 8 से गुणा करी तो 1000 हो गया। जब दोनों के दोनों 1000 हो गए तो दोनों 1000 की गुणा करेंगे तो आपके पास ये संख्या की इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1,00,000 आपके पास ये नंबर आ गया। तो ऐसे जो है क्रम लगा करके इन संख्याओं की मल्टीप्लाई करते हैं। अभी चलता है आपका प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में जो है हमें मान ज्ञात करना है। मान ज्ञात करो। जिसे फर्स्ट पार्ट ए दिया हुआ है 297 गुणा 17 प्लस 297 और गुणा 3। अब देखो ये प्रश्न दिया हुआ है तो हमें जो है सभी प्रश्नों को ध्यान से समझना है, ध्यान से करना है। क्या करते हैं कि इसकी गुणा कीजिए, दोनों गुणा कीजिए, फिर उन दोनों के आंसर को जोड़िए, तो प्रश्न कितना लंबा हो जाएगा। लेकिन तरीका लगाइए, सोचिए कि छोटा कैसे हो सकता है। अब देखिए इसमें बीच में गुणा भी है और प्लस भी है, तो प्लस माइनस का प्लस चिन्ह जो है ये दो पद अलग अलग हो गए। एक पद आपका ये हो गया और एक पद आपका ये हो गया। अब इसमें भी 297 है, इसमें भी 297 है, तो 297 को जो है आप एक बार लिख लीजिए और गुणा, यहाँ ब्रैकेट लगाइए, यहाँ से आपका बच गया 17 प्लस यहाँ से आपका बच गया 3, तो 17 और 3 जोड़िए 297 और गुणा जोड़ का हो गया 20। देखो कितना सिंपल हो गया। अगर आप ऐसे गुणा करते पहले एक ही करो फिर दूसरे करो फिर जोड़ो तो बहुत लंबा हो जाएगा, काफ़ी लंबा समय लग जाए। आप तरीका लगाइए छोटा सा। देखो 297 दोनों साइड है सेम है, इसे आप कॉमन लीजिए, कॉमन भी कहते हैं इसको, और गुणा इधर से बच गया 17 प्लस इधर से बच गया 3, तो 20 हो गया। 20 ही गुणा करना आपके लिए बिल्कुल आसान हो गया। एक जीरो लगाइए, 2 सत्ते 14, 2 नंबर 18, 1 19, 2 दून 4 1 5, तो ये इसका आंसर हो गया। तो ऐसे जो है इनको गुणा करना फिर आसान हो जाता है। अब देखिए इसका बी पार्ट। बी में दिया हुआ है 54 279 और गुणा 92 प्लस 8 गुणा 54
और 289। और देखो ये भी सेम इसी टाइप का प्रश्न है। ध्यान दो कि भैया 54,289 जो है संख्या, 54,289 संख्या जो है दोनों साइड सेम है क्योंकि बीच में प्लस है। अब जब ये प्लस है तो इस प्लस की वजह से दो पद हो गए, एक पद आपका इधर हो गया, एक पद आपका इधर हो गया। तो इन दोनों में से जो है 54,279 जो है हम एक बार लिखते हैं, 54,279 गुणा, यहाँ से बच गया आपका 92 प्लस यहाँ से बच गया आपका 8। जो दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो गया आपके पास 100। ये हो गया गुणा 100। और देखो 100 से गुणा करना सिंपल हो गया। 100 से गुणा करने का मतलब है कि अपनी 2 जीरो बढ़ा लीजिए, बस। एक ये हो गया, एक ये हो गया, बाकी संख्या आपकी जो कि तो आ गई 54,279। तो ये आपकी मल्टीप्लाई होगी। तो देखो जीरो वाली संख्या की मल्टीप्लाई करना फिर आसान हो जाता है, सिंपल हो जाता है। ये था इसका बी पार्ट। अब देखिए इसका सी पार्ट। सी में दिया हुआ आपके पास 81,265 और गुणा 169 माइनस 81,265 और गुणा 69। अब देखो इस प्रश्न में जो है आप देख रहे ध्यान है कि एक नंबर जो है वो दोनों साइड है क्योंकि बीच में नंबर माइनस है। माइनस की वजह से ये टर्म आपकी अलग होगी और ये टर्म आपकी अलग होगी। तो इन दोनों में जो है ये नंबर जो है 81,265 दोनों साइड सेम है। तो इस नंबर को जो है हम कॉमन ले सकते हैं। 81,265 ले लिया कॉमन और गुणे ये संख्या बच गई हमारी 169 और माइनस यहाँ से हमारा बच गया 69। अब देखिए इसकी गुणा करना आसान हो गया, घटा लो इसको। 81,265 गुणा, अब जब घटाओगे तो ये बच गया आपके पास 100। देखो कितना सिंपल हो गया, कितना आसान हो गया। नहीं तो इसकी इससे गुणा करते, इसकी इससे गुणा करते, फिर आंसर को आंसर में से घटाते तो कितना लंबा होता। अब ये कितना छोटा हो गया। तो 100 से गुणा करना आसान, कि 100 से गुणा करने के लिए 2 जीरो लगा दीजिए, बाकी नंबर आपका जो का तू है 5 6 2 1 8। तो ये आपका आंसर हो गया। तो ऐसे ही आपको हल करने हैं। अब चलता है आपका ई पार्ट, सी और डी पार्ट। देखो डी पार्ट में दिया हुआ है 3,845 गुणा 92 प्लस 8 गुणा 54,279। तो देखो ये नंबर दिया हमारे पास। अब हमें चेक करना है कि कौन सा नंबर इसमें से कट सकता है या कॉमन आ सकता है। तो देखिए चलता है डी पार्ट। डी पार्ट जो है प्यारे गाइस, ये गलती लिखा गया बुक में से, सॉरी। ये नंबर है आपके पास 3,845 और गुणा 5 और गुणा 782 प्लस 769 गुणा 25 और गुणा 218। देखो ये नंबर दिया हुआ है, तो हमें जो है इस नंबर में पहचानना है कि क्या हम कॉमन ले सकते हैं और क्या कॉमन नहीं ले सकते। अब देखिए इस नंबर को चलो यहाँ कर लेते हैं। तो इसमें से पहचान करिए। तो देखो पहचानने के लिए सबसे पहले हमें देखना है कि 3,845 के फैक्टर हो सकते हैं या नहीं, किस संख्या से कौन संख्या कटती है। देखो 769 से जो है 3,845 जो है 5 बार कटता है। तो 769 हम बाहर लिखते हैं एक बार,
769। तो संख्या हमारे पास क्या क्या बच गई, ये कट गया 5 बार, 5 गुणा 5 और गुणा 782 और प्लस 769। तो हमारा 12 आ गया, इसकी जगह रह गया हमारा 1 गुणा 25 और गुणा 218। और देखो 25 पंजे पंजे 25 दोनों टाइप सेम है, 25 बाहर कर लीजिए। 769 और गुणा 25, ये आपका बाहर हो गया, अंदर आपका रह गया 782 और प्लस 218। तो इन दोनों को जोड़िए, ये हो गया 769 गुणा 25 और गुणा दोनों को जोड़ते हैं, 8 और 2 10, 8 और 1 9 और 1 10, 7 और 2 9 और 1 10। देखो ये गुणा सिंपल होगी। अब तीनों की गुणा करना बिल्कुल आसान हो गया, अब गुणा करना बिल्कुल सिंपल हो गया। देखो जब पहले आप गुणा कर लीजिए, 25 की इसमें गुणा करते हैं तो ये तो आपके पास आ गया 1 2 3 और 25 गुणा 769। अब 25 से गुणा कर लीजिए आप, देखो 3 जीरो तो हमारी आनी है। 769 की गुणा करिए 25 से, 5 9 45, 4 5 6 30 4 34, 3 5 7 35 3 38, 2 9 18, 2 6 12 1 13, 1 2 से 14 1 15, ये आ गया 5 8 4 12, 8 3 11 1 12, 5 3 8 1 9। अब इसमें जो है देखो 3 जीरो और लगा लीजिए यहाँ पे, तो ये जो है आपका आंसर हो गया। तो ऐसे जो है हम इन पदों की गुणा करते हैं। देखो क्रम लगाओगे तो आपके लिए गुणा करना भी सिंपल होगा, क्रम नहीं लगाओगे तो गुणा करना आपके लिए मुश्किल होगा। हो तो जाता है लेकिन वो काफ़ी बड़ा हो जाता है, काफ़ी लंबा समय ले लेता है। अब देखिए, अब चलता है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में दिया हुआ है हमें गुणनफल ज्ञात करना है, लेकिन क्रम लगाकर ज्ञात करना है। गुणनफल ज्ञात करो। जैसे इसका ए पार्ट दिया हुआ है हमारे पास 738 और गुणा 103। तो देखो 738 की 103 से अगर गुणा करेंगे सीधी तो बहुत लंबी गुणा होगी, ऊपर नीचे लिखा कर लीजिए, 3 अंकों की गुणा हो जाएगी। छोटा कर लीजिए, 738 गुणा 100 को लिख सकते हैं हम, 103 को 100 और प्लस 3, ये हो गया 100 प्लस 3। अब 100 से गुणा अलग कर लीजिए, 738 और गुणा 100 प्लस 738 और गुणा 3। 100 से गुणा करने का मतलब तो है आप इसमें 2 जीरो बढ़ा लीजिए, प्लस 3 से गुणा कर लो, 3 अट्ठे 24, 2 3 3 9 2 11, 1 3 7 21 और 1 22। अब इसको जोड़ दीजिए, बराबर ये हो गया 4 1 8 और 2 10, 3 और 2 5 1 6। तो ये आ गया आपका आंसर 76,014। तो ऐसे जो है क्रम लगा करके हम इनकी गुणा करते हैं। ये था आपका प्रश्न नंबर 4 का ए पार्ट। ये है इसका बी पार्ट। इसमें दिया हुआ है 854 और गुणा 102। तो हमें जो है इसमें उपयुक्त क्रम लगाना है, 854 गुणा 102। तो सीधा ही है 854 और गुणा 102 को लिख सकते हैं हम 100 प्लस 2।
तो 854 की 100 से गुणा अलग लिखिए, 854 गुणा 100 प्लस 854 की गुणा 2 से अलग लिखिए, गुणा 2। तो जब 854 की 100 से गुणा करेंगे, देखो 100 से गुणा करना तो सिंपल हो गया, आप इसमें 2 जीरो बढ़ा लीजिए, 1 2 प्लस 854 की 2 से गुणा करते हैं, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16, 1 17। अब इस संख्या को जो है जोड़िए, देखिए 8 का 8, 0, 7 और 4 11, 5 और 1 6 और 1 7 और 8। तो यह आपका आंसर हो गया। तो ऐसे जो है संख्याओं को जोड़ते हैं, नीचे की लाइन में करते हैं तो बराबर लगा दीजिए, नहीं तो अपना डायरेक्ट कर लीजिए। ये था इसका बी। अब है इसका सी पार्ट। देखो सी में दिया हुआ है 258 और गुणा है 1008। 258 गुना 1008, तो वो ये 1008 के हम टुकड़े कर सकते हैं। जो संख्या जीरो वाली है ये हो गया 1000 और प्लस 8, तो 258 और गुणा 1000 और प्लस 258 और गुणा 8। तो 1000 से तो गुणा करना सिंपल है, क्योंकि जितनी जीरो है उतनी जीरो लगा दीजिए, 1 2 3 और गुणा इधर 8 से गुणा करिए, प्लस प्लस है सॉरी, 8 64 का 4 का लगा 1, 8 पंजे 40 और 6 46, 8 64 अस्सी लगे 6, 8 पंजे 40 है, 6 46 अस्सी लगे 4, 8 2 16 4 20। अब आप इस नंबर को जोड़ दीजिए, देखो ये आ गया 4 6 0, 8 और 2 10, 5 और 1 6, 2 का 2। तो ये जो है इसका आंसर हो गया। ये था हमारा सी पार्ट। अब चलता है हमारा डी पार्ट। डी में दिया हुआ है 1005 1005 और गुणा करनी है 168 से। 1005 168 से गुणा करनी है, तो इसी के 1005 के टुकड़े कर लीजिए, 1000 प्लस 5 और गुणा करनी है 168 से। अब देखो इससे गुणा करते हैं, पहले 1000 की गुणा करते हैं इससे, 1000 गुणा 168 और प्लस 5 गुणा 168। अब देखो 1000 की गुणा करना तो आसान हो गया, 168 के सामने जो है 3 जीरो लगा लीजिए, प्लस अब ये 5 से गुणा करते हैं, 5 अट्ठे 40, 4 5 छः 30 और 4 34, 3 5 कन 5 और 3 8। अब इसको जोड़िए, 0 4 8 8 6 1। तो ये जो है इसका आंसर हो गया। तो ऐसे जो है इन संख्याओं में उपयुक्त क्रम लगा करके हम गुणा करते हैं। अब चलता है आपका प्रश्न नंबर नेक्स्ट। अब देखिए चलता है प्रश्न नंबर आपका 5। किसी टैक्सी ड्राइवर ने, देखो टैक्सी ड्राइवर ने अपनी पेट्रोल की जो गाड़ी है, गाड़ी की टंकी में जो है सोमवार को 40 लीटर पेट्रोल डलवाया। समझो ध्यान से, सोमवार को 40 लीटर, उससे अगले दिन फिर उसने 50 लीटर डलवा दिया। तो यदि तेल का मूल्य जो है 144 रुपये प्रति लीटर है, 144 नहीं सॉरी बच्चों 44 रुपये प्रति लीटर है, तो उसने कितना व्यय किया, ये बताना है कि उसने कितना व्यय किया। व्यय का मतलब है कितना उसने खर्च किया, तो ये हमें बताना है। अब देखो शुरू करते हैं। सोमवार को डलवाया उसने 40 लीटर, फिर अगले दिन यानी कि मंगलवार
मंगलवार को डलवाया उसने 50 लीटर, तो कुल कितना हो गया? 50 और 40, 90 लीटर तेल डलवाया उसने कुल। तो 44 रुपये प्रति लीटर से मूल्य है, रुपये 44, रुपये 44 प्रति लीटर से वह यानी कि कितने रुपए उसने खर्च करे। तो इसमें जो है 90 रुपये में, 90 लीटर में 44 रुपये की गुणा कर दीजिए। देखो 44 से गुणा करना आसान है, जीरो लगा दीजिए, फिर 9 से गुणा कर लीजिए। 9 चौक 36, 3, 9 चौक 36 और 3 39, तो यह 3960 रुपये का जो है उसने उसमें तेल डलवाया, यानी कि इतने रुपए उसने खर्च करे। अब ये था हमारा प्रश्न नंबर 5। देखिए यह है हमारा प्रश्न नंबर 6। अब इसमें जो है प्रश्न में दिया हुआ है कि एक दूध वाला है जो सुबह के समय 32 लीटर दूध देता है किसी परिवार को, और शाम के समय 68 लीटर दूध देता है उनके घर, और दूध का मूल्य जो है वो रुपये 45 यानी कि 45 रुपये प्रति लीटर है। तो उसने बताया कि कितनी धनराशि उसे प्राप्त होगी, यानी कि हमें बताना है कि वो दूध बेचकर जो है कितना कमा रहा, कितनी धनराशि प्राप्त होगी। तो ये हमें बताना है कि वो इस दूध को बेच के कितना मूल्य यानी कि कितना पैसा कमा रहा। अब देखिए ध्यान से एक बार और समझिए। एक दूध वाला सुबह के समय 32 लीटर दूध देता है। देखो सुबह के समय सुबह देता है 32 लीटर दूध किसी परिवार को, और शाम को देता है 68 लीटर दूध। सुबह को 32 और शाम को 68 लीटर दूध वो देता है किसी परिवार को। तो कुल कितना दूध दिया, दोनों को जोड़ दीजिए। ये हो गया 8 और 2 10, 6 और 3 9 और 1 10, 110 लीटर दूध जो है वो देता है एक दिन में। और दूध का मूल्य है रुपये 45 प्रति लीटर। तो 1 लीटर दूध का मूल्य बराबर है रुपये 45। ये 1 लीटर दूध का मूल्य हो गया। हमें निकालना है 110 लीटर का, क्योंकि 1 लीटर दूध का मूल्य इतना है, इसलिए 110 लीटर दूध का मूल्य। तो 110 और गुणा 45, तो ये जो है ये 110 लीटर दूध का मूल्य आपके पास निकल जाएगा। गुणा कर लीजिए 110 और गुणा 45। देखो 0 5 कन 5 5 कन 5, 0 4 एकन 4 4 एकन 4, तो ये हो गया 0 5 5 4 9 4 का 9 4। तो रुपए जो है वो आपके पास आ गए 4950 रुपये। तो इस तरीके से जो है वो 4950 रुपये का दूध जो है वो बेचता है। देखो प्यारे गाइस, प्यारे बच्चों, कभी कभी जो है प्रश्न को लिखते टाइम या गुणा करते टाइम कोई मिस्टेक हो जाती है। मुझे ऐसा लगता है कि इस प्रश्न में भी कोई मिस्टेक हुई हमारे पास। देखो चेक करते हैं। 8 और 2 10, 6 और 3 9 और 1 2। देखो ये मिस्टेक हुई हमारे पास क्या कि हमने 6 3 9 10 और 1 11 यानी कि 2 अंश जुड़े हुए हैं, जबकि यहाँ 1 अंश जुड़ता है। तो ये जो है आपके पास ये आता है 100 लीटर। अब 100 की मल्टीप्लाई करनी है हमें। देखो ये मिस्टेक हुई है हमें, तो 100 से गुणा करते हैं।
तो 100 से गुणा करना तो आपके लिए आसान हो गया। जब 100 से गुणा करेंगे तो 100 की गुणा तो बिल्कुल सिंपल है। आप संख्या लिखिए 45 और उसके सामने 2 जीरो लगा दीजिए। तो इस प्रकार से जो है उसने 4500 रुपये का दूध बेचा, 4500 रुपये की उसकी आमदनी हो रही, उसे राशि प्राप्त हो रही। ये इसका करेक्ट आंसर हो गया। तो पहले जो है थोड़ी मिस्टेक थी, ये टोटल करने में मिस्टेक हुई थी। तो आप जो है ध्यान से प्रश्न को समझना और प्रश्न को करना। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस तरीके से जो है आपको ध्यान रखना है प्रश्नों के बारे में। देखिए अब चलता है हमारा प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 में जो है हमें सुमेलित करना है, मिलान करना है। इसका फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है 425 गुणा 136 बराबर 425 और गुणा 6 प्लस 30 प्लस 100। तो हमें केवल मिलान करना है। तो चलो हम इसका डायरेक्ट मिलान ना करके आंसर लिख देते हैं। तो ये जो प्रश्न दिया हुआ है आपके पास, ये जो पार्ट दिया हुआ है, ये आपका योग पर आधारित है। योग पर गुणा का वितरण नियम है। योग पर गुणा का वितरण नियम है। सेकंड चलता है नंबर 2। ये दिया हुआ है 2 गुणा 49 गुणा 50 बराबर 2 गुणा 50 और गुणा 49। अब देखिए इसमें सारे में गुणा है। तो ये हो गया आपके पास कौन सा नियम, गुणा का, यानी कि गुणन का क्रम विनिमय नियम। क्रम बदला हुआ है। ये हो गया गुणा का क्रम विनिमय नियम, क्योंकि क्रम बदला हुआ है। नंबर 3 चलता है 80 गुणा 2005 प्लस 20 बराबर 80 प्लस 20 और ये भी 80 प्लस ही है, दोनों साइड प्लस है। 80 प्लस 2005 प्लस 20 बराबर 80 प्लस 20 प्लस 2005। तो देखो यो आपका है योग का क्रम विनिमय नियम। योग में है लेकिन क्रम पलटा हुआ है। क्रम विनिमय नियम। तो इस तरीके से जो है ये आपके जो है प्रश्न जो दिए हुए हैं ये नियमों के ऊपर आधारित है। तो जैसा प्रश्न में नियम है वैसा ही उसका सामने का नियम लिख दीजिए। देखो इसमें योग में उल्टा है, आगे पीछे लिख रहे तो योग में क्रम भी नहीं बदल रहा, इसलिए योग का क्रम विनिमय नियम हो गया। इसमें गुणा में क्रम बिगड़ा हुआ है, आगे पीछे लिखे हुए हैं, तो इसलिए गुणन का क्रम विनिमय, क्रम का अदली बदली है। क्रम विनिमय का मतलब क्रम बदला हुआ है। तो योग गुणन का हो गया। ये योग पर गुणन का वितरण नियम है। देखो योग ये तो गुणा है, फिर आगे योग पर गुणा का वितरण नियम अलग अलग हो गया, यानी कि 136 के टुकड़े हो गए 6 प्लस 30 प्लस 100, इसलिए ये कहलावे योग पर गुणा का क्रम गुणा का वितरण नियम। देखिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हमारी चलती है एक्सरसाइज 2.3। आप जो है एक ही वीडियो में अपने पूरे लेसन को समझिए, ध्यान से एक्सरसाइज जो करिए। एक्सरसाइज चलती है 2.3, प्रश्न नंबर 1।
इसमें दिया हुआ है शून्य निरूपित नहीं होगा। हमें बताना है कि जो संख्या नीचे दी हुई है उनमें कौन सी संख्या है जिसमें शून्य निरूपित नहीं होगा। तो हमें ये बताना है, जैसे फर्स्ट दिया हुआ है 1+0, सेकंड दिया हुआ है 0 × 0, थर्ड दिया हुआ है यानी कि ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, सी दिया हुआ है 0/2, और ये डी दिया हुआ है आपके पास 10 - 10/2। तो हमें बताना है कि कौन सी ऐसी संख्या है इसमें जो जीरो को निरूपित नहीं करती। तो देखो शुरू से स्टार्ट करते हैं। जबकि संख्या को जीरो में जोड़ेंगे या जीरो में से घटाओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए बराबर एक आता है। तो पहला ही आपका सत्य है। इसमें देखिए जीरो की जीरो से गुणा करेंगे तो जीरो आ गया, तो इसलिए ये आपका असत्य है। यहाँ देखिए जब जीरो से गुणा भाग करेंगे तो ये भी आपका असत्य है, क्योंकि जीरो ही आता है। 10 से 10 कट गया, देखो 0/2 बराबर 0 आ गया, तो ये भी आपका असत्य हो गया। तो इस तरीके से जो है हमें केवल वो संख्या बतानी है जो जीरो से निरूपित नहीं होती है। तो जीरो से निरूपित जो है फर्स्ट है ए, यह निरूपित नहीं होती है, तो इसलिए यही हमारा सत्य है। अब चलता है इसका सेकंड। देखो प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में दिया हुआ है कि हमें बताना है कि दो पूर्ण संख्या गुणनफल शून्य है। क्या हम कह सकते हैं कि इनमें से एक या दोनों ही शून्य होने चाहिए। अब देखो दो पूर्ण संख्याएं हैं, जैसे पूर्ण संख्या आपके पास 0 है गुणा दूसरी 1 है, अगर दोनों की गुणा करते हैं तो मान 0 आता है। तो इसका मतलब यह है कि दोनों संख्या शून्य हो या ना हो, लेकिन अगर एक संख्या शून्य है तो उसका मान शून्य आता है, इसलिए ये बात सत्य है कि दोनों में से एक संख्या शून्य होनी आवश्यक है। अब चलता है हमारा प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में दिया हुआ है दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल संख्याओं का गुणनफल एक है। तो हमें बताना है कि गुणनफल एक कैसे हो सकता है। अगर दो पूर्ण संख्या आपके पास तभी गुणनफल हो सकता है अगर दोनों संख्या एक हों, क्योंकि एक की एक से गुणा करके एक आ गया, इसलिए दो पूर्ण संख्या हमारी कौन कौन सी हैं, एक और एक है। अब चलता है प्रश्न नंबर 4। इसमें जो है हमने गुणाकर्णी वितरण नियम का प्रयोग करके गुणाकर्णी, जैसे हमने पिछली अभ्यास में करी थी, वितरण नियम यानी कि इनको अलग अलग करके गुणा करनी है। वितरण नियम का प्रयोग करके गुणा करनी है। इसका ए दिया हुआ है आपके पास 728 और गुणा करनी है 101 से। बी दिया हुआ है 5437 और गुणा करनी है 1001 से। देखो ऐसे क्वेश्चन जो है हमने भी थोड़ी देर पहले करे थे पिछली अभ्यास में, सेम वही प्रक्रिया है। देखिए पहले 101 दिया हुआ है तो इसी के टुकड़े कर लेते हैं। 728 इसे लिख सकते हैं हम 100 और प्लस 1, तो ये गया 728 गुणा 100 और प्लस 728 और गुणा 1। तो देखो 100 से गुणा करना आसान है, क्योंकि 100 की गुणा में जो है केवल हमें 2 जीरो बढ़ानी है,
और 1 से गुणा करके सेम टू सेम आ गई संख्या। अब दोनों संख्याओं को जोड़ लीजिए। देखो 8 का 8, 2, 8 7 15, 2 और 1 3, 7, तो 73,528 जो है वो इसकी गुणा आ गई। तो ऐसे जो है वितरण नियम का प्रयोग करके हमें इसकी गुणा करनी है। अब जैसे बी पार्ट दिया हुआ है, देखो 5,437 और गुणा इसके टुकड़े कर लेते हैं 1,000 और प्लस 1, तो ये हो गया 5,437 और गुणा 1,000 से अलग कर दी और प्लस 5,437 और गुणा करी इसकी 1 से। अब देखो जीरो वाली संख्या से गुणा करके तो हमारा जो कतु आ गया केवल जीरो बढ़ती है, इसके सामने 3 जीरो बढ़ा दी। अब देखो 1 से मल्टीप्लाई करना भी आसान है, आपकी संख्या जो कि तो आ गई 5,437। अब दोनों को जोड़ लीजिए। ये आ गया 7 3 4, 7 और 5 12, 3 और 1 4, 4 और ये 5। तो ऐसे जो है हम इनका गुणा करते हैं वितरण नियम का प्रयोग करके। अब देखिए इसका सी पार्ट दिया हुआ है 824 और गुणा करनी है 25 से, और डी दिया हुआ है 4,275 और गुणा करनी है 125 से। अब देखो वितरण नियम का प्रयोग करके हमें गुणा करनी है। जैसे ये दिया हुआ है 824 गुणा 25 को लिख सकते हैं 20 प्लस 5, दोनों से गुणा करनी सिंपल होगी। देखो 20 से गुणा करते हैं पहले, 824 गुणा 20 प्लस 824 और गुणा 5। तो पहले 20 से करते हैं। अब देखिए इसमें जो है पहले 20 से गुणा करते हैं, तो ये हो गया 0, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16 प्लस 5 से गुणा करते हैं, 5 चौक 20, 2 5 2 10 2 12, 1 5 अट्ठे 40 और 1 41। अब दोनों को जोड़ते हैं 0, 8 और 2 10, 4 1 5 1 6, 6 4 10, 1 और 1 2। तो ये जो है सी का आ गया। अब डी देखते हैं। देखो 125 के टुकड़े करते हैं, 4,275 गुणा 125 को हम लिखते हैं 100 प्लस 20 और प्लस 5। इनके वितरण नियम का प्रयोग करना है तो टुकड़े कर लीजिए। अब अलग अलग की मल्टीप्लाई लिखते हैं, 4,275 गुणा आपका हो गया 100 और प्लस 4,275 और गुणा आपका हो गया 20 प्लस 4,275 और गुणा आपका हो गया 5। अब सबकी गुणा करके जोड़ दे। देखो 100 से गुणा करना तो सिंपल हो गया, 4,275 और 2 जीरो आ गई प्लस 20 से गुणा करने में भी सिंपल है, 2 1 जीरो लगा दीजिए, 2 पंजे 10, 2 से 14 1 15, 2 दूनी 4 1 5, 2 चौक 8 प्लस 5 से गुणा करिए, पंजे पंजे 25, 2 5 सत्ते 35 और 2 37, 3 5 दूनी 10 और 3 13 1, 5 सत्ते 35 और 1 36, पंजे पंजे 25, 2 5 सत्ते 35 और 2 37, 3 5 दूनी 10 और 3 13 1, 5 सत्ते 35 और 1 36। अब सबको जोड़ दीजिए। देखो बराबर ये आ गया। इकट्ठा करके ऐसे जोड़ लीजिए, 42 75 0 0, 85 500 0 0 5 5 8, ऐसे लिख लीजिए। फिर ये आ गया 5 7 3 6 3। अब इन सारी संख्याओं को जोड़ लीजिए।
तो ये आ गया आपके पास 5 7, 5 और 5 10 और 3 13, 1 7 और 1 8 और 5 13, 13 और 6 19, 1 2 और 1 3 और 3 6 8 और 6 14, 4 1 4 और 1 5। तो ये जो है इस संख्या का मल्टीप्लाई आ गई, मल्टीप्लाई की इसका आंसर आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद। देखो ऐसे क्वेश्चनों को दोबारा भी चेक कर लेते हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चनों में मिस्टेक होने की संभावना हो जा। तो 125 के तो है, सबसे पहले उन्होंने टुकड़े किए 100 + 20 + 25, हम दोबारा आपको समझा रहे कोई मिस्टेक ना हो। अब देखो सबसे पहले 100 से गुणा करेंगे तो 42 75 की 100 से गुणा करेंगे तो 42 75 0 0 सेम आ गया, प्लस 42 75 की गुणा करेंगे 20 थे तो 0 की 0, 2 पंजे 10, 2 से 14 1 15, 2 दूनी 4 1 5, 2 चौक 8 आ गया। अब गुणा प्लस करते हैं 42, ओहो देखो सॉरी बच्चों, ये 42 75 72 75 बना हुआ देखो। तो इसलिए तो है कि प्रश्न को दोबारा से समझ लीजिए, समझने में कोई मिस्टेक हो ठीक हो जाती है। 42 75 है, पंजे पंजे 25, 5 थे 35, 2 37, 3 5 2 3 13, 1 5 चौक 20 और 1 21। तो ये जो है ये आपका 21 हो गया। अब इसे जोड़िए, यहाँ पर जो है आपका ये 21 हो गया। जोड़ो देखो 5 का 5, 7 का 7, 5 और 5 10 और 3 13, 1 5 और 1 6 और 1 7 और 7 14। तो ये जो है यार 14 का 4 का 1 2 और 1 3 और 2 5 और 8 13 और 4 1 5 और 53 43 75, यानी कि ये आपका आंसर हुआ। तो आप जो है ऐसे इस तरीके से मिस्टेक कर को पर ध्यान दीजिए, यानी कि कभी कभी मल्टीप्लाई करते टाइम कोई नंबर अगर गलत लिखा जाए प्यारे बच्चों प्यारे गाइस, तो आप उस पर विशेष ध्यान रखिए, क्योंकि हो सकता है कर तो हो कोई ना कोई मिस्टेक कभी कभी हो जाती है। तो आप उस पर ध्यान न देकर अपने प्रश्न को अच्छे तरीके से करते जाइए। तो ये आपका आंसर हो गया, ये था इसका डी पार्ट। अब देखिए ई पार्ट दिया हुआ है 504 और गुणा 35। अब इसमें जो है 504 गुणा 35 दिया हुआ है, तो सबसे पहले जो इसके टुकड़े करते हैं, कौन संख्या कर लो, देखो 35 कर लो, 504 और गुणा 504 का कर लो। देखो ये आसान हो जाएगा आपके लिए, 500 हो गया सीधा और प्लस 4 और गुणा हो गया 35। अब जो है 500 की गुणा सबसे पहले लिख लीजिए 35 के साथ, क्योंकि जीरो वाली संख्या गुणा करना सिंपल होता है, और प्लस 4 की गुणा लिखिए 35 के साथ। तो ये हो गया 0 0 पंजे पंजे 25, 5 ते 15 2 17 175, यानी कि 17,500 प्लस 4 से गुणा करते हैं, 4 पंजे 20, 2 4 ते 12 और 2 14 140। अब दोनों को जोड़ते हैं, तो जोड़ने के साथ साथ हमारा नंबर ये आ गया 0 4 5 और 1 6 7 और 1 17 640। तो ऐसे जो है वितरण नियम का प्रयोग करके इन संख्याओं को हमें हल करना है। अब देखिए प्रश्न नंबर चलता है आपका 5। प्रश्न नंबर 5 जो है ये आपका लास्ट क्वेश्चन है इस अभ्यास का, यानी कि इस लेसन का ही ये लास्ट क्वेश्चन है। तो इसमें दिया हुआ है हमें प्रतिरूप को पूरा करना है। प्रतिरूप हमारे पास लिखा हुआ है, देखो 1 गुणा 8 प्लस 1 बराबर ये हो गया 9। नेक्स्ट दिया हुआ है 1 2, यानी कि 12 1 2 बढ़ गया यो, और गुणा 8 और प्लस 2, तो ये हो गया आपके पास 9 8। आगे प्रतिरूप बढ़ता है 1 2 3 और गुणा 8 प्लस 3, तो यहाँ घटता क्रम हो गया 9 8 और 7। ऐसे आगे बढ़ता है 1 2 3 4 और गुणा 8
प्लस 4, ऐसे यहाँ घट गया 9, 8, 7 और 6। अब आगे बढ़ता है आपके पास 1, 2, 3, 4 और 5 और गुणा 8 और प्लस 5। अब देखिए यहाँ संख्या बढ़ रही, यहाँ संख्या बढ़ रही, यहाँ संख्या आपकी घट रही, तो इस प्रतिरूप को हमें पूरा करना है। 9, 8, 7, 6 और 5। अब इससे आगे जो है 2 संख्या और लिखनी है हमें। 1, 2, 3, 4, 5, 6। यानी कि इस प्रतिरूप में जो है हमें 2 संख्या और बढ़ानी है। और गुणा 8 और प्लस 6 बराबर 9, 8, 7, 6, 5 और 4। एक और बढ़ाइए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और गुणा 8 और प्लस 7। इधर और कम होगी आपके पास 9, 8, 7, 6, 5, 4 और 3। तो ऐसे जो है इस प्रतिरूप को आपने बढ़ाना है। अब देखिए ध्यान से, 1 गुणा 8 प्लस 1 बराबर 9। यहाँ 2 बढ़ गया, यहाँ 2 बढ़ गया, तो यहाँ से 2 कम हो गया, 8 हो गया। फिर यहाँ 3 संख्या बढ़ गई और 1, 2, 3 और 3 जुड़ गया, तो यहाँ से जो है आपके पास 9, 8, 1 कम और हो गया। ऐसे ही यहाँ पे 1 बढ़ गया, यहाँ कम होता चला गया, उससे अगली संख्या उससे 1 कम होगी। जैसे देखो 8 के बाद 7, 7 से 6, 6 से 5, 5 से 4, 4 से 3। तो इस तरीके से जो है ये आपका आंसर हो गया। तो प्यारे गाइस, आप जो है इस तरीके से अपनी वीडियो को ध्यान से देखें और शुरू से अंत तक अपने सभी प्रश्नों को समझें और करें। तो ये आपका जो है पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।